Good morning, everyone. I hope you all are doing fine. लास्ट लेक्चर में हमने एयर वाटर एंड वेदर चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज था वो भी सबने होपफुली देख लिया होगा। जो भी उसमें क्वेश्चंस बन रहे थे वो सारे क्वेश्चंस होपफुली सभी लोगों ने बिल्कुल सही सही किया हुआ होगा। तो आज जो है अगर ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं तो वी डिज़र्व कि हम नया चैप्टर चालू करते हैं। तो द नेक्स्ट चैप्टर इज़ सॉइल। सॉइल मतलब क्या होती है? मिट्टी या फिर मृदा। इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, देखते हैं जितना टाइम लगेगा लगने देते हैं। लेकिन अगेन वही रूल हम फॉलो करेंगे कि पहली बार जब भी हम वीडियो देख रहे होते हैं तो साथ में हमारा बुक होना चाहिए हमारे पास में। हमारा एक कॉपी होना चाहिए और साथ में पेंसिल होना चाहिए कि कहीं पे भी सर ने कुछ भी ऐसा बताया जो कि बुक में नहीं दिया हो लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कुछ बता दिया तो वो तो लिख लिया। या फिर दूसरा तरीका ये काम कर सकते हो कि मैंने मान लो एक पैराग्राफ पढ़ाया, हिंदी में समझाया, वो एक पैराग्राफ पहले वीडियो को पॉज करके उसको अपने लैंग्वेज में लिख लो हिंदी में, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ चालू करो। जब ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाए तो वापस से हिंदी में खुद जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने की कोशिश करो। और जब वो पढ़ लो उसके बाद जो है ट्राई करना है कि उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो ये स्टेप्स जो भी सिंसियरली फॉलो करेगा इवेंचुअली दैट पर्सन्स English language, the command in the language of English is going to be very strong. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉइल। सॉइल के बारे में पहले समझते हैं कि सॉइल क्या होता है, मिट्टी क्या होती है। इसके बारे में हमें पहले से क्या क्या नॉलेज था। पहली बात तो ये, ज़मीन ज़मीन जो है वो मिट्टी विट्टी से ही बनी हुई है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं पूरा जो अर्थ है, अर्थ में अराउंड 70% तो पानी है। बाकी जो 30% है उस 30% में या तो मिट्टी होगा या फिर पहाड़ होंगे। बेसिकली मिट्टी का ही कोई ना कोई फॉर्म होगा। हम सबको पता है कि मिट्टी जो होती है वो पत्थरों से ही बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे पहाड़ वहाड़ होंगे वो भी, उनको भी हम बोल सकते हैं कि वो भी मिट्टी का एक फॉर्म है। इवेंचुअली जब उनमें से पत्थर जो है घिस घिस के नीचे आएंगे और धीरे धीरे उनके अंदर चेंजेस आएंगे, चेंजेस आते आते धीरे धीरे वो मिट्टी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरी बात हमारे दिमाग में क्या आती है कि मिट्टी अगर नहीं होता या ज़मीन नहीं होता तो इसके ऊपर घर नहीं बन पाता। मिट्टी के ऊपर पेड़ पौधे उगते हैं वो नहीं हो पाता, हम चल नहीं पाते। ठीक है, तो मिट्टी के ये सारे फ़ायदा या ये सारे फीचर्स हमें ऑलरेडी पता है। अब हम इस चैप्टर में देखते हैं कि इस चैप्टर में ये हमें ऐसा क्या बताने वाले हैं जो हमें नहीं पता है। ऑल्दो मैक्सिमम चीज़ें ऐसा भी हो सकता है कि सारी की सारी चीज़ जो भी इन्होंने बताई हो वो तुम्हें पहले से पता हो, लेकिन इसमें सीक्वेंस में चीज़ें याद होनी और सारी चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखना आना चाहिए। ठीक है, और ये ज़रूरी भी है। तो स्टार्ट करते हैं। सॉइल। सॉइल में कह रहा है, सॉइल के बारे में, कि सॉइल like air and water is one of the world's most important natural resources। तो पहली बात तो ये, नेचुरल रिसोर्स की अगर हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के होते थे। एक तो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते थे वो लिविंग होते थे और दूसरे वाले जो नेचुरल रिसोर्सेज होते थे वो नॉन लिविंग होते थे। जैसे हम ह्यूमंस हो गए, या फिर पेड़ पौधे हो गए या फिर अदर एनिमल्स हो गए, ये सारे के सारे नेचुरल लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें वाटर की, सैंड की, सॉइल की या फिर सनलाइट की, एयर की, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज तो है बट दे आर नॉन लिविंग। क्यों? क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स कुछ कुछ काम करते हैं। जैसे ब्रीदिंग करेंगे, वो फूड ईट करेंगे, फिर दे ड्रिंक वाटर,
दे रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट या द चेंज इन देयर इन्वायरमेंट्स। उसके बाद दे मूव, दे ग्रो। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं ये सारे काम करते हैं और अपने वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से बाहर भी निकालते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं इनमें से कोई काम नहीं करेगा, या हो सकता है एक आध दो करें लेकिन सारे काम नहीं करेंगे। तो इससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि नेचुरल लिविंग कौन सी है और नेचुरल नॉन लिविंग कौन सी है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो उस हिसाब से सॉइल जो है वो नेचुरल लिविंग होगा या फिर नॉन लिविंग होगा। द यस, द करेक्ट आंसर इज कि सॉइल जो है वो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहा है। बिकॉज इट लाइज बीनीथ आवर फीट एंड इज ऑफ्टन हिडन बाई बिल्डिंग्स एंड रोड्स, वी मे नॉट ऑफ्टन थिंक अबाउट हाउ मच इट अफेक्ट्स आवर लाइव्स एंड मच वी डिपेंड ऑन इट। तो ये हमेशा हमारे ज़मीन के नीचे होती है, बिल्डिंग्स के नीचे होती है, रोड के नीचे छुपा हुआ होता है। तो हो सकता हो इसकी वजह से हम उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें इसको, इसकी वैल्यू उतना हमें ना पता हो। लेकिन चूँकि ये मुझे लगता है कि ये बुक जो लिखी गई है शहर के बच्चों के लिए लिखी गई है, लेकिन आप सभी लोग गांव के एरिया से बिलोंग करते हो, तो आप सभी लोगों ने ज़मीन देखी है, खेती देखी हुई है, आपके कई सारे लोगों के घरों में खेती होती भी होगी। तो आप लोगों को पता है सॉइल का इम्पोर्टेंस। वो तो ये उनके लिए बोला हुआ है कि वी मे नॉट ऑफ्टन थिंक अबाउट हाउ मच इट अफेक्ट्स आवर लाइव्स। ये उनके लिए बोल रहा है जिनको नहीं पता है या जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने मिट्टी ज़्यादा देखी नहीं है, जो बहुत हाई फाई शहर में रह रहे हो। ठीक है, तो इससे हमें क्या आइडिया लगा अभी तक इन पूरे पैराग्राफ से। ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा है कि सॉइल जो है वो भी नेचुरल थिंग है, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा ये कह रहा है कि ये हमेशा हमारे साथ में रहता है, हमारे पैरों के नीचे रहता है। सो इसका सिचुएशन ऐसा हो गया कि हमें इसकी इम्पोर्टेंस का पता ही नहीं चलता। मतलब जो चीज़ हमेशा हमारे साथ में रहे, जो चीज़ की कमी कभी महसूस ही ना हुई हो, तो उसका वैल्यू हमेशा शायद हमें नहीं पता चलता। कोई भी चीज़ जब उस चीज़ की कमी आती है तब जाके शायद हमें महसूस होता है कि अरे ये चीज़ तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज सॉइल। सॉइल के बारे में कह रहा है, सॉइल इज द मटेरियल फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस that is composed of organic and inorganic materials. Soil varies due to its structure and composition. तो कह रहा है सॉइल एक मटेरियल है विच इज़ फाउंड ऑन अर्थ सरफेस। जो अर्थ है पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाला मटेरियल है सॉइल। और इसकी खास बात क्या है, इसकी ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इट इज़ कंपोज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मतलब जो लिविंग थिंग से मिला हुआ मैटर हो, लिविंग थिंग से मिली हुई चीज़ें हो, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। और ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग से मिला हुआ हो उनको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर। जैसे अगर हम बात करें हमारे घरों में सब्जियां वगैरह होती हैं या सब्जियों के छिलके होते हैं, तो सब्जियों के छिलकों को हम कहीं पे फेंकते हैं तो वो सड़ने लगता है कुछ दिनों में। तो जब वो सड़ने लगता है अब वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कहलाएगा क्योंकि वो लिविंग थिंग से बना हुआ है। लेकिन उसकी जगह पे पत्थर हो गया या कुछ और हो गया, पत्थर हो गया, कोयला वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ों में सैंड हो गया, इस तरह की चीज़ों से मिलके जो चीज़ें बनेंगी, या लोहा हो गया, इस तरह के नॉन लिविंग थिंग्स का जो कॉम्पोजिशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो सॉइल जो है, सॉइल के अंदर थोड़ा बहुत लोहा भी पाया जाएगा, थोड़ा बहुत जो भी लिविंग थिंग्स जो सड़ गए थे उनका भी पार्ट पाया जाएगा। तो इन सब चीज़ों का मिक्सचर होता है। हमें पता करना हो कि ज़मीन में लोहा पाया जाता है या नहीं, तो सिंपली क्या करना है कि एक चुंबक लेना है, ठीक है, एक मैग्नेट लेना है और उसको मिट्टी में कहीं पे ऐसे फेंक देना है। जब वापस से उसको निकालोगे वहाँ से, मैग्नेट को उठाओगे तो देखोगे उस पर छोटे छोटे कुछ कुछ पार्टिकल्स चिपके हुए हैं। वो पार्टिकल्स क्या हैं, वो आयरन है, लोहा है। क्लियर है। फिर आगे कह रहा था
कि सॉइल वेरीज ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि सॉइल जो है ना ये भी कई सारे तरह के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कलर कैसा है उसके बेसिस पे, या फिर उसके अंदर कौन कौन से तरह के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर मिले हुए हैं, उनके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि सॉइल कौन से टाइप का है। क्लियर है? तो हमें ये समझ में आ गया कि सॉइल जो है वो एक तरह का मटेरियल है जो कि अर्थ के सरफेस पे पाया जाता है, और ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरा ये कि सॉइल कई तरह के हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पोजिशन और देयर स्ट्रक्चर और देयर कलर एज वेल। ठीक है, अब देखो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये हमेशा याद रखना है कि सॉइल फॉर्मेशन होता कैसे है। कह रहा है ऑल सॉइल्स इनिशियली कम्स फ्रॉम रॉक्स। जितने भी सॉइल होते हैं यहाँ कम्स की जगह में क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एस हटा देना। ऑल सॉइल्स इनिशियली कम फ्रॉम रॉक्स। जितने भी सॉइल हैं वो रॉक्स से आते हैं। द हीट ऑफ द सन मेक्स क्रैक्स इन द लार्ज रॉक्स एंड रेन वाटर कलेक्ट्स इन द क्रैक्स। तो क्या हुआ कि जो बड़े बड़े रॉक्स होंगे, रॉक्स फट जाएंगे किसकी वजह से, हीट बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है उसके ऊपर, तो उसकी वजह से क्रैक आ जाएगा। अब क्रैक आया तो जब बारिश का मौसम आएगा तो बारिश के मौसम में रेन वाटर जो होगा वो उन क्रैक्स में जाके कलेक्ट हो जाता है। इन विंटर द वाटर इन द क्रैक्स फ्रीजेस टू फॉर्म आइस विच नीड्स स्पेस टू एक्सपैंड। तो क्या कह रहा है, वो जो क्रैक्स में पानी इकट्ठा हुआ था वो पानी ठंड के मौसम में बर्फ़ का फॉर्म ले लेगा। अब उस बर्फ़ को थोड़ा सा चौड़ा होना होता है, एक्सपैंड करना होता है। एक्सपैंड जब करना होगा द रॉक्स ब्रेक इनटू पीसेस ड्यू टू ट्रिमेंडस प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइस फॉर एक्सपेंशन। तो आइस को जो है एक्सपेंड करना होता है, चौड़ा होना होता है, मोटा फैलना होता है, और उसकी वजह से उस क्रैक्स के अंदर से वो इतना दबाव डालता है पत्थर के ऊपर कि पत्थर कई सारे पीसेस में टूट जाता है। फिर कह रहा है स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो अगेंस्ट रॉक्स। स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होते हैं वो रॉक्स के अगेंस्ट ब्लो करेंगे। अब छोटे छोटे रॉक्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो टूट गए हैं। रिवर्स that flow down the mountain carry pieces of these rocks in the form of stones। तो बड़ा सा पत्थर था, उस पत्थर में पानी क्रैक था, क्रैक के अंदर रेन वाटर गया, रेन वाटर जो है बर्फ़ के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, बर्फ़ को एक्सपैंड करना था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है पत्थर के ऊपर। पत्थर इतना ज़्यादा प्रेशर झेल नहीं पाया और पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। अब उन माउंटेन से जो रिवर वगैरह बह रही होगी वो अपने साथ में इन रॉक्स को छोटे छोटे स्टोन्स के फॉर्म में नीचे लेके आ जाती है। ड्यू टू रबिंग ऑफ द स्टोन्स अगेंस्ट ईच अदर स्मॉल पीसेस आर फॉर्म्ड टिल दे बिकम टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। तो क्या है कि ये जब ऊपर से नीचे आएंगे तो एक दूसरे से टकराते हैं, टकराते हुए क्या होता है कि इतना ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स वो टूट जाते हैं और वही पार्टिकल्स सॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो आज सभी लोगों को ये पता चला कि सॉइल फॉर्मेशन कैसी होती है, सॉइल होता क्या है और इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो जितना हमने पढ़ा है उतना ढंग से समझना है और इनको लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मेहनत करेंगे और कल वापस से मिलते हैं। थैंक यू।